सन 50 में संविधान लागू हुआ। सन 50 से लेकर आज 2024 है, 74 साल हो गए। संविधान में मिले अधिकारों के कारण हमारे 10-12% लोगों ने बड़ी मुश्किलों से शिक्षा ग्रहण की, बड़ी मुश्किलों से कुछ लोगों को नौकरियां मिली, बड़ी मुश्किलों से कुछ लोग अपनी छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठे हैं, कारखाना खोलकर बैठे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे 86% लोगों में से केवल 10-12% लोग ठीक से खाना खाने लगे हैं, ठीक से कपड़े पहनने लगे हैं, ठीक से घर मकान में रहने लगे हैं, ठीक से मोटर गाड़ियों में चलने लगे हैं, तो मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। उनको अच्छा नहीं लगता है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। वो संविधान नहीं बदला जाता है तो सरकार के बल पर साजिश करके हम लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, जिनको हम आरक्षण कहते हैं, उस आरक्षण के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। ये जो आरक्षण हमको मिला है, इसमें 15% अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है, 7.5% जनजाति के लोगों को मिला है, 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, 49.5% हमारा आरक्षण है। वो आरक्षण आज तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए। किसी भी विभाग में 49% आरक्षण पूरा है ही नहीं, चाहे क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, कहीं भी हमें आरक्षण कोटा पूरा नहीं मिला। चाहे राष्ट्रपति का कार्यालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, चाहे डीएम का कार्यालय हो, चाहे एसएसपी का कार्यालय हो, चाहे रोडवेज के दफ्तर का कार्यालय हो, चाहे शिक्षा विभाग के दफ्तर का कार्यालय हो, चाहे सेल टैक्स का कार्यालय हो, चाहे इनकम टैक्स का कार्यालय हो, हमको 49.5% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे संविधान के अधिकार ने संविधान ने हमको अधिकार के रूप में दिया है। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा 26 जनवरी 1950 को, यदि संविधान को चलाने वाले सरकार में बैठे हुए नेताओं की नीयत ठीक रही, उन्होंने ईमानदारी से इस संविधान को लागू किया, तो 10 साल के बाद ये बहुजन समाज के जो 49.5% लोगों को आरक्षण मिला है, इनका और इनके समाज के जो 85% लोग हैं, उनका जो जीवन है वो खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया था कि मुझे शक है सरकार में बैठे हुए नेताओं की नीयत यदि ठीक नहीं रही, ईमानदारी से संविधान लागू नहीं किया गया, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बेकार साबित होगा। आज बाबा साहब का शक 74 साल की आजादी के बाद सच के रूप में दिखाई देता। किसी भी विभाग में हमारा आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। किसी भी विभाग में जाओ, 2-3 जगह हमारे लोग बाबू दिखाई देंगे, किसी विभाग में अधिकारी दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने प्लान करके, साजिश करके, हम लोगों की तरफ निगाह करके ये देखा कि ये सत्ता की राजनीति करने लगे हैं। कभी आरपीआई पार्टी बना के केंद्र की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, कभी बहुजन समाज पार्टी बना के केंद्र की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। उन दोनों पार्टियों को मनुवादी लोगों ने हमारे नेताओं के अंदर लोभ लालच पैदा करके, स्वार्थ की भावना पैदा करके, या भिन्न प्रकार की कोशिशें करके, डरा के, धमका के उन पार्टियों को खत्म करने में वो लोग कामयाब हो गए। अब तीसरी पार्टी हम लोग बना रहे हैं, आजाद समाज पार्टी। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे 2 मूवमेंट खत्म हो चुके हैं, 2 पार्टी खत्म हो चुकी हैं। ये मनुवादी लोग बहुत सूझबूझ वाले समझदार लोग होते हैं, ये हमारे बीच में घुसपैठ करके हमारे नेताओं को स्वार्थी बना देते हैं, अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, नेता भटक जाए पर कार्यकर्ता समाज नहीं भटकना चाहिए। कार्यकर्ता समाज नहीं भटकना चाहिए। जैसे कांग्रेस के नेता भटक गए तो उन्होंने जनता पार्टी बना दी, जनता पार्टी के नेता भटक गए तो उन्होंने जनता दल बना दिया, और जनता दल के नेता भटक गए तो सारे के सारे मनुवादी लोग आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये इन प्रकार उनकी ये कोशिश होती है कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, और सत्ता उनके हाथ में रहती है। चाहे कांग्रेस बना के सत्ता में रहे, वो चाहे जनता पार्टी बना के सत्ता में रहे, चाहे जनता दल बना के रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी बना के सत्ता में है। सत्ता में वो रहते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उनकी तो समस्या नजर नहीं आती है मुझे। 100% शिक्षा उनके पास, देश की 94% जमीन के मालिक वो, देश के 99% कारोबार उनके हाथ में, 100% सम्मान उनको, सामाजिक सम्मान, समाज के नाम पर उनका कोई अपमान ही नहीं होता है। जैसे हम लोगों को पाल प्रजापति, केवट कश्यप, नाई निषाद, तेली तमोली, साख सैनी, जाटव कटी, धोबी कोली, वाल्मीकि को कोई चमड़ा कहता है, कोई कछिया कहता है, कोई नौआ कहता है, कोई गड़रिया कहता है, कोई गुजरा कहता है, कोई हीरा कहता है।
तो हमारा समाज के नाम पे अपमान होता है, लेकिन उनका तो समाज के नाम पे कोई अपमान होता ही नहीं है। तो सामाजिक स्तर पर वो उच्च कोट के हैं, आर्थिक स्तर पर उच्च कोट के हैं, व्यापारिक और जमींदारी के आधार पर उच्च कोट के हैं, उनकी कोई समस्या ही नहीं है। उनके घर मकान सब कॉलोनियों में, ना उनके घर के आगे पानी भरता, ना उनके ट्रांसफार्मर फूकते, और कहीं भी कभी कभार कोई छोटा मोटा झगड़ा फसाद होता है तो थाने में जाने से पहले तो उनकी सुरक्षा हो जाती है, और थाने पहुंच के तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, और रिपोर्ट दर्ज होते ही तुरंत जो उनका विरोधी है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप देख रहे हैं कोलकाता के अंदर एक हॉस्पिटल में एक घटना घटी, बलात्कार की, हत्या की। पूरे देश के मनुवादी लोग एकजुट हो गए और हमारी बहन बेटियों को आज से 4 साल पहले 2 लड़कियों को बदायूं में पेट से लटका दिया, बलात्कार करके, हत्या करके, और अभी 3 दिन पहले फरुखाबाद में लटका दिया। और आए दिन पूरे देश के अंदर कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं। 10%, 90% घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हमारे लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपमान सहन करके शांत बैठ जाते हैं। हमारी मां बहन बेटियां उनके बागों में काम करती हैं, उनके खेतों में काम करती हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके शोरूम पे काम करती हैं। वो लोग छेड़खानी जब भी उनको मौका मिलता है कर देते हैं, लेकिन चूंकि हम तो बहुजन हैं, हम तो उनकी नजर में शूद्र हैं, हम तो उनकी नजर में छोटी जात के हैं, तो हमारी तो इज्जत उन्हें नजर आती नहीं है। हमारी तरक्की 10% हुई तो उन्होंने सिस्टम लागू कर दिया, इनकी जांच करो, आर्थिक रूप से कौन संपन्न हो गए हैं उनकी छटनी करो, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से आरक्षण लेकर कौन कौन सी जातियां संपन्न हो गई हैं, उन जातियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करो। हमारे ऊपर निगाह है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप सोचिए उनकी निगाह अपने ऊपर क्यों नहीं जा रही है? जिनकी आबादी 15% है, वो सरकार की नौकरियों में 80% है, तो भाई उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 15% के लोगों, आप 85% नौकरियां क्यों कर रहे हो? 65% नौकरी खाली करो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को वो दिखाई नहीं दे रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम लोग दिखाई दे रहे हैं। इनकी जांच करो कि ये आरक्षण से कितने आगे बढ़ गए हैं, और उनकी जांच नहीं होगी कि वो आरक्षण बिना आरक्षण के ही उनका परमानेंट आरक्षण उन्होंने पहले से ही हजारों साल से लागू कर रखा है। पहले ही लिख दिया उन्होंने मनुस्मृति में, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इनकी सेवा करेंगे, बाकी तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो सारे काम करेंगे। तो भाई उन्हें अपनी तरफ देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। ये कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सरकार में है वो समस्याओं का समाधान करेगा, किसी भी आदेश करेगा, उनका आदेश निर्देश तब माना जाएगा। अब हम लोग उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले चरण में 21 तारीख को पूरे देश के अंदर हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने 25 राज्यों में धरना प्रदर्शन किया। हमारा 13 राज्यों में आजाद समाज पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है, बाकी के 25 राज्यों में भीम आर्मी का संगठन खड़ा है। तो 25 राज्यों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथियों ने कहीं 400 की संख्या में, कहीं 2000, कहीं 4000 की संख्या में बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर उनकी इस भटकाने वाली जो नीति है, जो साजिश है कि आरक्षण के नाम पर इनको जातिगत आधार पर लड़ाया जाए, द्वेष भावना पैदा की जाए, तो इस साजिश का हमने पर्दाफाश करने का काम शुरू किया। 21 तारीख को हमारा पहला चरण था, और ये दूसरा चरण हमारा 11 तारीख को है, जो हमारी दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में पूरे देश के भीम आर्मी के लोग, पूरे देश के आजाद समाज पार्टी के लोग, आरक्षण कोटा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इन नारों को लेकर हम लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे और हम लोग समझाएंगे, हे मनुवादी लोगों, हम लोगों में जातियां आपने बना दी, आपने हमारा फर्क बना दिया। हमको कभी आपने अछूत कहा, कभी सछूत कहा, कभी अनुसूचित जाति नाम दिया, कभी जनजाति दिया, कभी अन्य पेशा वर्ग दिया। अब आप लोग हमारे जाति में से जाति, जाति में से जाति बनाने में लगे हैं। अब हम लोग भी आपकी साजिशों को समझ चुके हैं।
हमारे एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में बहुजन समाज के लोग भाईचारा बना के रहें, उनकी साजिश का पर्दाफाश करें। यह आप सब लोगों को समझाने की जरूरत है। आप लोग समझाइए अपने गुमराह हुए साथियों को, जो मनवादी लोग ताकतों ने गुमराह कर दिए हैं, जो हमसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा हक खा रहे हैं। उन अपने तमाम साथियों को समझाइए कि हम लोग कोई किसी का हक नहीं खा रहे हैं। किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती है, उसमें योग्यता मांगी जाती है कि एमकॉम पास होना चाहिए। तो जो एमकॉम पास है, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो सभी आवेदन करते हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है कि तुम आवेदन नहीं करोगे मैं करूंगा, कोई किसी को नहीं रोकता है। जो लोग योग्यता रखते हैं वो आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद लिखित परीक्षा होती है। जो लिखित परीक्षा पास करता है वह इंटरव्यू में जाता है, और जो इंटरव्यू पास कर लेता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। रोकता कोई किसी को नहीं है। एक भी उदाहरण पूरे देश के अंदर कोई नहीं दे सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को रोका। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बता रहे हैं, और बात है नहीं, फिर तो बात का बतंगड़ बना दिया। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने की प्लानिंग। वारे मनुवादियों, आप कहते हैं कि हम इस देश के भक्त हैं, वफादार हैं। अरे ये क्या वफादारी? देश का वफादार वो होता है जो देश में शांति लाता है, देश में भाईचारा बनाता है, देश के सुकून के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करता है। आप तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित में दलित, कभी पिछड़ा में पिछड़ा। ये सब क्या है? ये सही मायने में देशभक्त है ही नहीं, क्योंकि इस देश के मूल निवासी तो ये बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज के लोग जो मूल निवासी हैं, ये तो कभी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अलगाव पैदा करने की बात करते ही नहीं है। ये हमेशा भाईचारा बनाने की बात करते हैं। लेकिन एक श्रीमान जी हैं 15%, हजारों साल से राजा बने हुए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजा बने हुए हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, संविधान से हम लोगों को थोड़ा सा सहारा मिला। हम लोग थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े नौकरियों पे गए, थोड़े घर मकान अच्छे बनाए, थोड़ा बोलना सीख गए, थोड़ा चलना सीख गए, थोड़ा हक अधिकार की बात करना लगे। तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मजदूरी करो, खेत खलिहान में काम करो। मेरे साथियों, इन सारी बातों को आप समझिए। इस लोकतंत्र में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इस लोकतंत्र में कोई आप पे कृपा नहीं रखेगा, कोई दया नहीं करेगा, कोई आपके लिए करुणाशील नहीं बनेगा। आपको अपने हक अधिकार लेने हैं तो घर से निकलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। आप लोग रोजाना ठुकाई पिटाई हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, खुलेआम लुट रही है, और थानेदार रिपोर्ट नहीं लिख रहा। हमारे लोग सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव करते हैं, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी की मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब 4 में से 1 व्यक्ति गिरफ्तार होता है। कैसी विडंबना है? कहां है कानून का राज? कहां है लोकतंत्र? ना तो लोकतंत्र कायम हो पाया, ना कानून का राज कायम हो पाया, और हमारे लिए तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जो आपको गरीब और कमजोर देखना चाहते हैं, वो आपको कभी सुख सुविधाएं देने के अधिकार नहीं देंगे। यदि आपको सुख सुविधाएं चाहिए तो आप अपना नेता बनाइए, अपनी पार्टी बनाइए, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लीजिए, अपना भला स्वयं कीजिए, वो आपका भला नहीं करेगा। तो मेरे साथियों, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग जब इस मंच पर बैठते हैं तो त्याग करना सीखिए। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।